मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये बात अगर मैं बोलूँ ना तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैं इस वक्त ना अपने आप को जला देने वाली गर्मी से बचाकर स्टूडियो तक लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, यानी कि आपको बताते हैं कि 5 जून में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आते ही आपसे गर्मी का जिक्र किया और आप भी हर साल ही सुनते हैं कि गर्मी ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, मगर कैसे और क्यों तोड़ा, इस पर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारे आसपास की जलवायु में बहुत तेजी से बदलाव आया है और इस बदलाव का कारण बहुत हद तक ग्लोबल वार्मिंग को ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए देश और विदेश में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल किसी न किसी प्रोग्राम का आयोजन होता है, जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि हमारे लिए कुदरत को संभालना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। और इस कड़ी में यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, जो हर साल आज ही के दिन यानी कि 5 जून को पूरी दुनिया के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करता है। दोस्तों, आज ही के दिन से ह्यूमन एनवायरनमेंट पर यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और इसका गठन 1972 में हुआ। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगले ही साल यानी कि 1973 में दुनिया में पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। अब दोस्तों, क्योंकि दुनिया के हर देश की अपनी अपनी समस्याएं हैं, इसीलिए ज्यादातर समय में हर शहर की जरूरत के हिसाब से एनवायरनमेंट की जागरूकता का प्रोग्राम होता है। तो आज हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और ये गाना गुनगुनाते हैं। There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं आपके साथ बबीता। वैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ना मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है और अब और भी बहुत कुछ बताने की बारी है। आइए अब देखते हैं कि हमारे इस एपिसोड में अब किस पर्सनैलिटी ने जगह पाई है। देखते हैं कि वो कौन सी शख्सियत है जिसका आज जन्मदिन है और हम आपको उनके बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, आप में से कितने लोगों को ये विषय अच्छा लगता है? अगर मेरी बात करो ना तो मैं पीछे हो जाऊंगी, क्योंकि 12th में बहुत कम नंबरों से मैं इस विषय में पास हुई थी। एनीवेज, बात आगे करते हैं। मेरी बात नहीं, आज की पर्सनैलिटी की बात करते हैं। और आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम है एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता
जाता है। आज ही के दिन यानी कि 5 जून को स्कॉटलैंड में पैदा हुए एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई द वेल्थ ऑफ नेशंस को बाइबल ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है, क्योंकि इसी किताब में स्मिथ ने काफी विस्तार से पहली बार पॉलिटिकल इकोनॉमी को दुनिया के सामने रखा। और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है फ्रेंड्स, तो एडम स्मिथ ने बर्ग स्कूल से लैटिन, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और राइटिंग में शिक्षा ली और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो चले गए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, मगर 1740 में जब वो 17 साल के हुए तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड में दाखिला ले लिया। और दोस्तों, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन करके निकले स्मिथ ने 1748 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में कई सारे पब्लिक लेक्चर्स दिए और उन्हीं लेक्चर्स के चलते 1750 में उनकी मुलाकात उनके ही देश के एक और इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर डेविड ह्यूम से हुई। दोस्तों, डेविड ह्यूम ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे और उनकी दोस्ती आखिरी दौर तक चलती रही और उनकी इसी दोस्ती का नतीजा था कि 1751 में एडम स्मिथ को ग्लासगो यूनिवर्सिटी में अपॉइंट कर लिया गया। यहाँ उसी दौरान उन्होंने अपनी पहली किताब द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स पब्लिश की, जिसका बस इतना ही कहना था कि इंसान की मोरालिटी का दारोमदार दया और सहानुभूति पर ही टिका हुआ है। और दोस्तों, इसी किताब की पॉपुलैरिटी से उन्हें काफी सराहना मिली और फिर वो गए फ्रांस, जहाँ उनकी मुलाकात उस वक्त के प्रसिद्ध थिंकर्स जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन और फ्रेंच इकोनॉमिस्ट टर्गट से हुई। और दोस्तों, वहां से वापस आकर एडम स्मिथ करीब 10 सालों तक द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखते रहे, जो 1776 में पब्लिश हुई। और अब दोस्तों, मैं आपको एडम स्मिथ के उस भाग से मिलवाती हूँ जो अब आपको काफी दिलचस्प लगेगा। उस दौर के काफी लोगों ने ये बात मानी कि स्मिथ थोड़ा एब्सेंट माइंडेड व्यक्ति थे और खुद से बातें करना तो उन्होंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। यही नहीं, अक्सर खुद से बातों बातों में वो मुस्कुराया भी करते थे। और दोस्तों, एक बार की बात है, कहते हैं कि स्मिथ और चार्ल्स टाउनशेंड एक टैनिंग फैक्ट्री की विजिट पर गए और उसका दौरा करते हुए दोनों फ्री ट्रेड के बारे में बातें करते करते न जाने कब स्मिथ एक बड़े से टैनिंग पिट में गिर पड़े और जहाँ से उन्हें बहुत कोशिशों के बाद निकाला गया। और यही नहीं दोस्तों, कभी कभी तो वो ब्रेड एंड बटर को टी पॉट में डाल देते थे और जब चाय पीते थे तो ये कहते थे, इससे बुरी चाय उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं पी। और ये जो किस्सा स्मिथ का मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, इसको सुनकर तो मुझे यकीन है कि आपको किसी न किसी फिल्म की याद जरूर आ जाएगी। पता है, एक बार एडम स्मिथ अपने नाइट गाउन में ही बाहर घूमते रहे और मुझे पता है कि आपको इस बात पर शायद बहुत मशक्कत के बाद यकीन होगा कि उसी नाइट गाउन में ही उन्होंने 15 मील यानी 24 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और वो भी पैदल। थे ना बड़े दिलचस्प ये हमारे एडम स्मिथ। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एडम स्मिथ के कुछ दिलचस्प किस्से सुना रही थी, मगर इस दिलचस्प स्कॉलर एडम स्मिथ का 1790 में 67 साल की उम्र में निधन हो गया। मगर दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने अर्थशास्त्र का वो ज्ञान छोड़ा जो आज भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। और आज इस महान इकोनॉमिस्ट के जन्मदिन पर हम उन्हें बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। अर्थशास्त्र से हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो कि हमारे महात्मा गांधी जी के घनिष्ठ मित्र थे। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के मित्र कौन कौन थे। वेल, अब मैं आपको बताऊंगी ना, अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक एजुकेशनिस्ट की जिन्होंने भारत में सर अरबिंदो के साथ नेशनल एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। सतीश चंद्र मुखर्जी है इनका नाम। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे। आज ही के दिन यानी कि 5 जून 1865 को सतीश चंद्र मुखर्जी का जन्म हुगली में हुआ। और दोस्तों, सतीश जी के पिता कृष्णनाथ मुखर्जी ने उन्हें धर्म में इंसानियत की शिक्षा दी। एक तरह से देखा जाए तो सतीश चंद्र मुखर्जी पर अपने पिता का बहुत प्रभाव था और साथ ही साथ एक विद्यार्थी के तौर पर वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भी बहुत प्रभावित थे। और दोस्तों, अगर हम सतीश चंद्र मुखर्जी के जान पहचान के लोगों की बात करें ना, तो कुछ नाम उनमें से ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर सतीश चंद्र मुखर्जी पर शिक्षा के प्रति लगाव कहाँ से आया।
अश्विनी कुमार दत्ता, शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, ब्रोजेंद्रनाथ सील, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये कुछ ऐसे नाम हैं दोस्तों जिनसे सतीश चंद्र मुखर्जी ने जीवन में बहुत सारी बातें सीखी। और दोस्तों 1886 में सतीश चंद्र मुखर्जी ने एमए के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया और वहीं से 1890 में बीएल यानी बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की। और दोस्तों आगे चलकर सतीश चंद्र मुखर्जी डॉन मैगजीन के फाउंडर एडिटर बने और उसी दौरान 1902 में उन्होंने डॉन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन की रिपोर्ट का विरोध करना। दोस्तों उनके इन्हीं कुछ कार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी और फिर 1906 में उन्हें बंगाल नेशनल कॉलेज का लेक्चरर बना दिया गया और फिर 1907 में औरोबिंदो जी के बंगाल नेशनल कॉलेज से रिजाइन करने की वजह से सतीश चंद्र मुखर्जी को वहां का प्रिंसिपल बना दिया गया। और दोस्तों जब औरोबिंदो जी पौंडुचेरी चले गए तो सतीश चंद्र मुखर्जी भी 1914 में बनारस आ गए और आखिरी समय तक बनारस में ही रहे। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी महात्मा गांधी बनारस आते तो सतीश चंद्र मुखर्जी से जरूर मिलते। यही नहीं 1922 में जब गांधी जी को बंदी बना लिया गया तो उस समय सतीश चंद्र मुखर्जी 2 महीने तक साबरमती आश्रम में रहे और गांधी जी की अनुपस्थिति में यंग इंडिया की पब्लिशिंग का काम देखते रहे। और दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को सतीश चंद्र मुखर्जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज इसी महान एजुकेशनिस्ट और फिलोसोफर के जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर उन्हें याद करता है और अपनी टीम की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने लॉन टेनिस के खेल में हिंदुस्तान का झंडा कई बार ऊंचा किया है। ये वो खिलाड़ी है जिसको लॉन टेनिस का खेल का हुनर विरासत में मिला। हम बात कर रहे हैं मशहूर टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन की। 5 जून 1961 को चेन्नई में जन्मे रमेश कृष्णन के पिता रामनाथन कृष्णन थे, जो 60 के दशक में हिंदुस्तान के लीडिंग टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पिता टेनिस के खेल में माहिर हो तो उसकी दोस्ती तो टेनिस कोर्ट से होनी ही थी। रमेश कृष्णन और टेनिस कोर्ट की ये दोस्ती तब और पक्की हो गई दोस्तों जब 18 साल की उम्र में युवा रमेश कृष्णन ने 1979 में विंबलडन जूनियर टाइटल और उसी साल फ्रेंच ओपन जूनियर टाइटल अपने नाम किया और टेनिस की दुनिया में जूनियर लेवल के नंबर 1 प्लेयर बनकर उभरे। उम्र की दहलीज पार करने के साथ ही उनका और टेनिस के खेल का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। तो चलिए इनके बारे में हम और ढेर सारी बातें आपसे करते रहेंगे, मतलब पूरी बातें मैं आपको बताऊंगी ताकि आपकी जीके और स्ट्रांग हो जाए। मगर उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे एक इंटरव्यू। Well, that happened 70 years ago. I was not born at that time. My father had told me this story. He married young but started playing tennis late. How it happened was that he had a job in the northern part of the city, Madras, and every day he used to cycle to the office and come back. Evening 5 o'clock, coming back home. There was a tennis club, four or five members hitting the ball and playing tennis and enjoying themselves. So he started like other pedestrians, they watch outside the screen and peep through what was going on. So the game fascinated him and he kept doing it every day for a few weeks. Then finally realized that they're all trying to hit a ball over a net and within the boundaries, and he felt that he could do it better than them. So he wanted to try playing that game. So he started going inside the court after the members finished their tennis, 15 minutes, 20 minutes before it got dark. He started hitting the ball with a borrowed racket. And then he started going on Sundays and holidays earlier, before the members arrived there. He started playing. He picked up the game. He was a self-taught player. दोस्तों अपने जीत के परचम लहराते हुए आगे बढ़ते हुए रमेश कृष्णन ने साल 1986 में विंबलडन और इसके अलावा 2 बार यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई और इसी के साथ ही डेविस कप और ओलंपिक्स में भी अपने टेनिस के खेल का हुनर भी रमेश कृष्णन ने खूब दिखाया। और दोस्तों टेनिस की रैंकिंग में 23 रैंक पर पहुंचने वाले कुछ ही गिने चुने इंडियन टेनिस प्लेयर्स में से एक हैं रमेश कृष्णन जी।
तो आइए आज इस जबरदस्त खिलाड़ी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। ये क्या जाने में जाना है, जाते हो खफा होके, मैं जब जानूं मेरे दिल से चले जाओ जुदा होकर। वेल, आप जा सकते हो मेरे दिल से जुदा होकर? नहीं जा सकते भाई। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड प्रोग्राम ही ऐसा है कि आपको कहीं जाने ही नहीं देता है। ये पूरे आधे घंटे का प्रोग्राम आपको देता है इंफरटेनमेंट का डोज। वेल, खेलों की दुनिया से अब रुख करते हैं शेरो शायरी का और बात करते हैं उस शायर की जिसकी शायरी आज भी उतनी ही तरोताजा जान पड़ती है जितनी की दशकों पहले थी। इन शायर का नाम है सीमाब अकबराबादी। 5 जून 1882 को आगरा की नई मंडी के इमली वाले मकान में उस वक्त के जाने माने शायर मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी के घर इनका जन्म हुआ। और दोस्तों, मोहम्मद साहब ने अपने इस सबसे बड़े बेटे का नाम रखा आशिक हुसैन सिद्दीकी। आगे चलकर यही आशिक हुसैन सिद्दीकी ने अपने शब्दों के खूबसूरत ताने बाने से हर किसी को अपना आशिक बना लिया और सीमाब अकबराबादी के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों, सीमाब अकबराबादी शब्दों के वो जादूगर थे जिन्हें कोई भी सीमा बांध न पाई। तभी तो अजमेर में रेलवे की अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़कर वो वापस अपनी जन्मभूमि आगरा आ गए और यहाँ उन्होंने साल 1923 में एक उर्दू मैगजीन निकाली जिसका नाम रखा कसर उल अदब। और उसी साल उनकी पहली किताब भी आई जिसका नाम था नेस्तान। और दोस्तों, इसके बाद एक उनकी नज़मों और शायरियों की किताबें पब्लिश होने लगी और देखते ही देखते फिराक गोरखपुरी और जोश मलिहाबादी जैसे उर्दू साहित्य के बड़े नामों में उनका नाम शुमार हो गया। शायरी के अलावा सीमाब अकबराबादी ने शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा और बायोग्राफीज भी लिखी और उनकी पूरी जिंदगी में उनकी लगभग 75 किताबें पब्लिश हुई। ये वो किताबें थीं जिनके जरिए ये महान शायर हमेशा के लिए मकबूल हो गया। और उनकी मकबूलियत का आलम ये था दोस्तों कि उस समय के फिल्मों के सुपरस्टार के.एल. सहगल भी सीमाब की शायरी के दीवाने थे। उनकी इस दीवानगी का ही नमूना है कि उनकी कई नज़मों को के.एल. सहगल ने अपनी आवाज से सजाया। तो क्यों ना दोस्तों हम भी सीमाब अकबराबादी की शायरी को के.एल. सहगल की आवाज में सुने। शौक़ इक़रारे वफ़ा क्या है, बक़द्रे शौक़ इक़रारे वफ़ा क्या है, हमारे शौक़ की है इंतहा क्या है, हमारे शौक़ की है इंतहा क्या है। दोस्तों, खो गए ना आप भी इस आवाज में और इस गाने में। मुझे मालूम है कि आपको मजा आ रहा है, लेकिन दोस्तों समय की कमी है और हम इस मूड को और आगे लेकर नहीं जा सकते हैं। तो वही सीमाब अकबराबादी के जन्म दिवस पर हमारी पूरी टीम की तरफ से इस महान शायर को सलाम। ये तो हुई शेरो शायरी की बात और अब बात हम करेंगे केनेथ ब्रूस गार्लिक की, जिन्हें लोग केनी जी के नाम से जानते हैं। 5 जून 1956 को वॉशिंगटन में इस जाने माने सैक्सोफोनिस्ट का जन्म हुआ। क्या बात है दोस्तों, मजा आ गया ना इतना सूदिंग म्यूजिक सुनकर। अब पक्का आप भी बेसब्र हो रहे होंगे इस कलाकार को और करीब से जानने के लिए। कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ केनी जी के साथ भी। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तभी उन्होंने सैक्सोफोन जैसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट को समझना और सीखना शुरू कर दिया
फिर क्या था, जल्दी ही वो सैक्सोफोन में माहिर हो गए और उन्होंने प्रोफेशनली इसे बजाना शुरू कर दिया। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि संगीत के इस दीवाने ने म्यूजिक से नहीं बल्कि अकाउंटिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की। खैर, हम केनी जी के म्यूजिक करियर पर वापस आते हैं और बात करते हैं उनके सोलो म्यूजिक करियर की। साल 1982 में अपने सेल्फ टाइटल्ड एल्बम से केनी जी ने अपने सोलो म्यूजिक करियर का आगाज किया और इसके बाद जी फोर्स और ग्रेविटी जैसे एल्बम्स ने केनी जी के कामयाबी का ग्राफ और बढ़ा दिया। लेकिन 1986 में केनी जी अपने चाहने वालों के लिए संगीत का वो तोहफा लेकर आए जिसे उनके फैंस ने हाथों हाथ लिया। इस एल्बम का नाम था डुओ टोन्स, जिसने सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। तो लिसनर्स, केनी जी के एल्बम डुओ टोन्स का जादू हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं। अब मुझे समझ में आया कि डुओ टोन्स इतना हिट क्यों रहा। सिर्फ यही एल्बम नहीं दोस्तों, बल्कि केनी जी के आगे के कई एल्बम्स ने भी कामयाबी की कई और कहानियां लिखी और केनी जी के एल्बम्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम्स बन गए, जो कि किसी सैक्सोफोनिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तरफ से केनी जी को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे, मैं तो केनी जी के म्यूजिक में ऐसी खो गई कि समय का पता ही नहीं चला। ये समय का पता वैसे मुझे कभी भी नहीं चलता है। चलिए, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।